नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता एवं नवीन प्रवृत्तियों के बारे में, जिसमें अपन ने अध्ययन कर लिया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में किस प्रकार से कार्य कर रही है तथा एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में किस तरह से वह कार्यरत है। आज अपन आगे बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में किए गए। अब बात करते हैं आगे व्यापार घाटा। दोस्तों, व्यापार घाटा क्या होता है? दोस्तों, एक देश के आयात का उस देश के निर्यात से अधिक हो जाना। आयात अधिक, निर्यात कम। यानी एक राष्ट्र द्वारा जो सामान मंगवाया जाता है, जो माल मंगवाया जाता है, उसकी कीमत तो क्या हो जाती है? ज्यादा होती है, लेकिन जो माल भेजा जाता है उसकी जो कीमत है वह कम हो जाती है। मतलब किसी भी राष्ट्र के आयात का उस देश के निर्यात से अधिक हो जाना, आयात का निर्यात से अधिक हो जाना व्यापार घाटा कहलाता है। यह एक देश के वस्तु के व्यापार में घाटे का क्या होता है? माप होता है। क्या? व्यापार घाटा। यानी एक देश के आयात का उस देश के निर्यात से क्या हो जाना? अधिक हो जाना क्या कहलाता है? व्यापार घाटा कहलाता है। व्यापार घाटा एक माप है जो एक राष्ट्र के द्वारा वस्तुओं के व्यापार के दौरान उसे होता है, जो यह बताता है कि देश के आयातों का मूल्य उस देश के निर्यात से कितना अधिक है। उस देश का आयात का मूल्य उस देश के निर्यात से कितना अधिक है, यह बात बताता है व्यापार घाटा। तो व्यापार घाटा कौन सा होता है? उस देश के आयात का मूल्य उस देश के निर्यात के मूल्य से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। क्या कहलाता है? व्यापार घाटा कहलाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन भुगतान संतुलन के बारे में। भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन क्या होता है? दोस्तों, एक देश का विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ, एक देश का विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ एक वर्ष में जो लेन देन किया जाता है उसका संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन कहलाता है। मतलब एक राष्ट्र का विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ एक वर्ष के अंदर जो लेन देन किया जाता है उसका संक्षिप्त विवरण। यह राजकोषीय असंतुलन, अर्थव्यवस्था की दोषपूर्ण संरचना तथा भुगतान संतुलन के संकट की स्थितियों को सुधारने के लिए भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति जुलाई 1991 के तहत आर्थिक सुधारों को क्या किया? लागू किया। क्या लागू किया? आर्थिक सुधारों को लागू कर दिया। किसके अंतर्गत? भुगतान संतुलन के अंतर्गत। यानी इसके अंतर्गत भुगतान संतुलन का जो लेखा जोखा था उसमें जो त्रुटि आती थी, जो संकट आता था, जो असंतुलन देखने को मिलता था, उसको दूर करने के लिए क्या कर दिए गए? जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति है वह लागू कर दी गई, जिसमें आर्थिक सुधारों की क्या की गई है? बात की गई है। दोस्तों, 1991 में नई आर्थिक नीति लाई गई। दोस्तों, 1991 में भारत में दो अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जिनसे वित्तीय सहायता भारत ने मांगी। 1991 में दो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी जिससे भारत ने क्या मांगी? वित्तीय सहायता मांगी। यानी 1991 में ऐसी दो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी जिनसे भारत ने क्या मांगा था? सहायता मांगी थी, वित्तीय सहायता मांगी थी। पहली संस्था है विश्व बैंक। कौन सा? विश्व बैंक। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दो संस्थाएं ऐसी थी जिससे 1991 में भारत ने आर्थिक या वित्तीय सहायता मांगी, विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स समझौता या सम्मेलन हुआ। 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ। इसके द्वारा
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? विकास बैंक की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? विकास बैंक की स्थापना की गई, जो सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। 1944 में एक समझौता हुआ, कौन सा? ब्रेटन वुड्स समझौता। छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ? तो 1944 में हुआ। इसके द्वारा किसका विकास किया गया? किसका डेवलपमेंट किया गया? विकास बैंक का विकास किया गया, जो सामान्यतः क्या कहलाता है? विश्व बैंक कहलाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि 1990 के दशक के बाद कौन कौन से जो आर्थिक सुधार है वे भारतीय अर्थव्यवस्था में देखे गए। अपन ने पीछे भी बात की थी कि 3 आर्थिक सुधार है 1990 के दशक के बाद हुए: उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। अब बात करते हैं उदारीकरण उदारीकरण के बारे में। दोस्तों उदारीकरण क्या होता है? दोस्तों इसके अंतर्गत वे सारी क्रियाएं सम्मिलित होती है, वे समस्त क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है। मतलब किसी भी देश के जो आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली जो नीतियां हैं, नियम है, प्रशासनिक नियंत्रण है, प्रक्रियाएं हैं, इन सभी को क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है, या कहें तो उनमें सरलीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? सरलीकरण किया जाता है, या उनमें उनके जो नियंत्रण होता है उनके अंतर्गत ढील उनको दे दी जाती है, या उनसे जो प्रतिबंध होता है उनको हटा दिया जाता है। यही क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। अगर बात करें तो नियमों के सरलीकरण की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? उदारीकरण कहलाता है। क्यों? क्योंकि इससे आर्थिक विकास में जो भी बाधा पहुंचाने वाले जो नियम है, नीतियां हैं, कानून है, प्रक्रियाएं हैं, उन सभी को क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है, या उनको और अधिक सरल बना दिया जाता है। उदारीकरण की जो प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। किसके कारण से? उदारीकरण की प्रक्रिया से। किससे? किसमें? समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से किसमें चेंज हो गई है? पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। उदारीकरण की प्रक्रिया के कारण समाजवाद, भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी कौन सी थी? समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, वह पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या हो गई है? परिवर्तित हो गई है। अब बात करते हैं निजीकरण की। अब बात करते हैं दोस्तों निजीकरण की। दोस्तों अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? निजीकरण कहलाती है। अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करने की जो प्रक्रिया है वह निजीकरण कहलाती है। यानी निजी क्षेत्र को क्या दिया जाता है? बढ़ावा दिया जाता है। दोस्तों इस प्रक्रिया के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। क्या प्रदान किए जाते हैं? अधिक अवसर निजी क्षेत्र को प्रदान किए जाते हैं, तथा सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिका है उसको धीरे धीरे घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। यानी बढ़ावा किसको मिलता है? निजी क्षेत्र को। निजी क्षेत्र को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है, और सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसको धीरे धीरे घटा दिया जाता है। यह है निजीकरण। दोस्तों निजीकरण की प्रक्रिया में उन सभी आर्थिक नीतियों को शामिल किया जाता है जो निजी क्षेत्र के विस्तार को क्या देती है? बढ़ावा देती है। किसको शामिल किया जाता है? जो उन आर्थिक नीतियों को शामिल किया जाता है जो निजी क्षेत्र के विस्तार को बढ़ाने में क्या होती है? सहायक होती है। किसमें शामिल किया जाता है? निजीकरण में। दोस्तों सामान्यतः निजीकरण से जो तात्पर्य है वह है सार्वजनिक या राज्य संपत्तियों को निजी स्वामित्व या
नियंत्रण में देने की प्रक्रिया से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? सार्वजनिक या राज्य संपत्तियों को निजी स्वामित्व या नियंत्रण में देने की जो प्रक्रिया है वही क्या होती है? निजीकरण होती है। क्या होती है? निजीकरण होती है। लेकिन सन 1991 की जो औद्योगिक नीति 1991 की औद्योगिक नीति में औद्योगिक जो लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया है उसको समाप्त कर दिया। लाइसेंसिंग की जो उद्योगों की लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया होती थी, लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया होती थी उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तथा सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षण प्राप्त जो उद्योग है उनकी संख्या में क्या हुई? भारी कमी हुई। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को औद्योगिक जो लाइसेंस होते थे उनको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। उस प्रक्रिया को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जिससे क्या हुआ? सार्वजनिक क्षेत्र में जो आरक्षण प्राप्त जो उद्योग होते थे उनकी संख्या धीरे से क्या होगी? तेजी से घटने लग गई और निजी क्षेत्र के विकास के लिए नए द्वार है वे खुल गए। यानी निजी क्षेत्र का जो मार्ग है वह खुल गया, पूरा विकास होगा केवल और केवल निजी क्षेत्र का। सार्वजनिक क्षेत्रों को तो क्या कर दिया गया? निरंतर घटा दिया गया। तो ये था निजीकरण। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों वैश्वीकरण के बारे में कि वैश्वीकरण क्या होता है। दोस्तों अपन ने उदारीकरण पढ़ लिया, निजीकरण पढ़ लिया। अब तीसरा जो आर्थिक सुधार है वह है वैश्वीकरण। दोस्तों किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के सामने रखने की जो प्रक्रिया है वह वैश्वीकरण कहलाती है। यानी किसी भी राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसको विश्व की अर्थव्यवस्था के सामने तुलनात्मक रूप से देखा जाए, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार उनकी राजनीतिक सीमाओं से बाहर होने लगता है। मतलब राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसका विस्तार है वह उस देश की जो सीमा है, राजनीतिक जो सीमाएं हैं उनसे दायरे से भी क्या होती है? बाहर की तरफ होती है। यानी आज अपन बात करें बहुराष्ट्रीय कंपनियों की, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अनेक राष्ट्रों में अपनी कंपनियों के जगह जगह सेंटर है वह स्थापित करती है। मतलब वे अन्य देशों में क्या करते हैं? निवेश करते हैं। किसके कारण संभव हो पाया? वैश्वीकरण के कारण संभव हो पाया, क्योंकि एक राष्ट्र विश्व के सामने अपनी अर्थव्यवस्था को रखता है और इससे उसका विस्तार उसकी राजनीतिक सीमाओं से बाहर होने लगता है। दोस्तों वैश्वीकरण से आर्थिक खुलेपन तथा देशों के बीच आर्थिक निर्भरता में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होता है? आर्थिक खुलेपन और देशों के बीच आर्थिक निर्भरता में क्या होती है? वृद्धि होती है। मतलब एक देश दूसरे देश पर आर्थिक रूप से क्या रह सकता है? निर्भर रह सकता है। वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों में विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह है, पूंजी का निर्बाध प्रवाह है एवं वित्तीय बाजार तथा श्रम का स्वतंत्र प्रवाह है, ज्ञान व प्रौद्योगिकी का प्रसार आदि सभी सम्मिलित किए जाते हैं। वैश्वीकरण के आयामों की बात करें तो क्या क्या शामिल करते हैं? विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह है, पूंजी का निर्बाध यानी बिना बाधा के प्रवाह है, सेवाओं का मुक्त प्रवाह है, वित्तीय बाजार स्थापित होते हैं, श्रम का स्वतंत्र प्रवाह होता है, ज्ञान व प्रौद्योगिकी का प्रसार होता है। ये सभी है वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों में अपन शामिल कर सकते हैं। वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है दोस्तों उसने भारत में विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश से प्रतिबंधों की काफी सीमा तक उसको हटा दिया। मतलब वैश्वीकरण की प्रक्रिया से भारत में जो विदेशी व्यापार है तथा विदेशी जो निवेश है उस पर से जो प्रतिबंध थे उनको भी काफी रूप में हटा दिया गया है और विभिन्न प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कौन निभा रही है महत्वपूर्ण भूमिका? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अब बात करें कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो वैश्वीकरण में अपनी बहुत बड़ी भूमिका है वह निभा रही है। कौन? बहुराष्ट्रीय। दोस्तों राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्र, बहु का मतलब बहुत सारे, यानी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। जो एक से अधिक देशों में उत्पादन तथा नियंत्रण, उत्पादन और
नियंत्रण, यानी एक से अधिक देशों में उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है तथा उन पर क्या रखती है, नियंत्रण रखती है, क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। तो ऐसी कंपनियां जो एक देश से अधिक देशों में उत्पादन और उस पर नियंत्रण तथा अपना क्या रखती है, स्वामित्व रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। तो दोस्तों ये थे प्रमुख आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, जिसके अंतर्गत अपन ने देखी है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।